एवरीवन, 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री आपकी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। आप क्लास 11th में आ गए हो। ठीक है, थोड़ा सा तो हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, तो आज हम बाकी बचे हुए सारे टॉपिक्स कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी उनके लिए एक ओवरव्यू सा भी हो जाएगा लास्ट लेक्चर का। तो बेटा यहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ इस टॉपिक से। ठीक है, उसके बाद काफी सारे बच्चे बोल रहे थे मैम स्टाइक्योमेट्री कोएफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट, उन सभी के न्यूमेरिकल्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला, बेटा सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा तब आप मुझे बताना कि कोई टॉपिक रहता है या नहीं रहता। ठीक है, अगर रहता होगा बाय चांस तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, वैसे तो नहीं रहेगा। आपकी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स आए हैं वो तो कवर होंगे ही होंगे। इन एडिशन जो अभी कट भी हो चुके हैं, जो जो बच्चे उन टॉपिक्स को भी देखना चाहते हैं वो भी जरूर यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। तो बेटा शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। राइट, तो बेटा जो आपका चैप्टर का जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे लॉज दिए गए। ठीक है, ये जो लॉ पीछे देख रहे हो बहुत सिंपल सा लॉ है, हमने बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। फिजिक्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही बेटा ये जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये क्या है आपका केमिकल रिएक्शंस में एप्लीकेबल होता है, हर जगह पे एप्लीकेबल होता है। तो ये सारी चीजों को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, क्योंकि बेटा जो आपकी जितनी भी केमिस्ट्री आप आगे आने वाली पढ़ने वाले हो, जितनी भी जिंदगी में आप केमिस्ट्री को पढ़ोगे, ये लॉज हर जगह अप्लाई हो रहे होंगे। आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, वहां पे आप स्टेट अवे देखोगे ये लॉज कैसे अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानना इसलिए नहीं जरूरी कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं आपका बेस बनाते हैं आगे जाके किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको ट्विस्ट करने के लिए। इन लॉज की मदद से उसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया जाता है, और उस टाइम पे क्योंकि हमारे बेसिक्स नहीं क्लियर होते तो हम फंस जाते हैं, तो वो काम नहीं करना। तो अच्छे से हमने सारे लॉज को क्लियर कर लेना है। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका क्या मतलब है? आपने एक रिएक्शन करा, ठीक है, तो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं R1 एंड R2। ठीक है, तो इसका बेटा मास है M1 और इसका मास है M2। प्रोडक्ट्स कौन से बने? P1 एंड P2 एंड P3। आपके पास तीन प्रोडक्ट्स बन गए। यहाँ पे M3, M4 एंड M5। तो ये इसका मास है। तो ये लॉ ये स्टेट करता है कि आपके पास M1 प्लस M2 किसके इक्वल होगा? M3 प्लस M4 प्लस M5 इनके इक्वल होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे कोई गैस बन रही है तो उसको हम क्लोज्ड वेसल में गिनते हैं। ठीक है, कि क्लोज्ड वेसल में, ताकि वो जो गैस है कहीं भी बाहर ना चली जाए, भाग के कहीं निकल ना जाए, उस गैस को भी इंक्लूड करते हुए हम बोलते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होगा वो मास ऑफ प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। मास कहीं भी गायब नहीं हो जाता। ठीक है, चलो उसके बाद E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर के अकॉर्डिंग आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है, जिसमें हम देखते हैं कि नहीं, मास हमारा एनर्जी में बदला जा सकता है। ठीक है, तो वो आ जाती हैं दूसरी चीजें। ठीक है, वो आ जाती हैं जब हम बहुत ही ज्यादा इसके डिटेल में चले जाते हैं। अरे मैम नहीं, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद ये चीजें आई। राइट, तो पहले क्या बोला जाता था कि आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि आपके पास मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर के अंदर तो जा ही नहीं रही हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे आता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर लो एनर्जी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस। ओके जी, ठीक है, तो बेटा ये लैवोसियर ने दिया था 1774 में। बहुत पुरानी बात है जब ये लॉज आए। ठीक है, जब ये लॉज दिए जा रहे थे। तो हम आपके एक NCERT का टेक्स्ट है उसको देखते हैं। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय लैवोसियर इन 1789। ठीक है, NCERT में 1789 गिवन है, तो यही NCERT को ही सही मानते हैं। ही
परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबशन रिएक्शन। तो उसने कंबशन रिएक्शन पे बहुत ज्यादा स्टडीज करी, तो उसने क्या देखा, रीच द कंक्लूजन दैट ऑल फिजिकल एंड केमिकल, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, देयर इज नो नेट चेंज इन मास, मास में कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। हेंस ही रीच टू अ कंक्लूजन दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड, मैटर इज मेड अप ऑफ मास। तो मास ना ही क्रिएट करा जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, उसी चीज को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। रिजल्ट ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय लवेसियर। तो इसने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करे, हर एक्सपेरिमेंट में देखा क्या ये चीज अप्लाई हो रही है, नहीं अप्लाई हो रही, बहुत सारी थ्योरीज देने के बाद ये चीज मानी गई, और फिर ये लॉ इनटू कंसिडरेशन आया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट अभी कुछ हम लॉज आगे करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए फ्रेश होंगे, नए होंगे, राइट। सो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन बेटा जैसे कि हमने देखा था कि डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है बेटा आपका H2O बना देता है, ठीक है, ओके। तो ये जो पानी है, अगर मैं इस पानी को बहुत सारी, किसी ने कभी लेक से ले आई, कभी मैंने बिस्लेरी का पानी यूज कर लिया, कभी मैंने कोई रिवर से लेके आ गई पानी को, ठीक है, कभी मैं इंडिया से किसी गंदा सा पानी उठा के ले आई, ठीक है, कभी मेरे घर का जो टैप वाटर है मैं उसकी बात कर रही हूँ, कभी मैं RO वाटर की बात कर रही हूँ। तो इन सभी पानी में अगर मैं आपसे बोलूं नहीं नहीं ये जो RO वाला पानी होता है ना, इसका फॉर्मूला अलग होता है, रिवर वाले पानी का फॉर्मूला अलग होता है, ऐसा तो नहीं होता। पानी का फॉर्मूला तो H2O ही रहता है, ठीक है, कहीं भी किसी भी देश में चले जाओ, प्योरिटी में डिफरेंस आ सकता है कि उसमें कितने मिनरल्स हैं, कितनी इम्प्योरिटीज हैं, इस चीज में डिफरेंस आ सकता है, बट इस चीज में तो नहीं डिफरेंस आ सकता कि वो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो उसका H2O ही रहने वाला है ना। तो उसी की बात करता है डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि वो जिन एलिमेंट्स का, जिन एटम्स का बना होगा, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय एटम्स या बाय मास आपस में कंबाइंड होंगे, एक डेफिनेट रेशो होगी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो लेते हैं बाय मास, तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, दैट इज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मास 1 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आ जाएगा 2:16, दैट इज 1:8। तो आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो 1:8 ही रहेगी बाय मास। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ, इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन की रेशो देखते हैं, तो आपके पास है ये 12 × 1:16 × 2, तो आ जाएगा 12:36, 1:3, ओके। एक मिनट, ये आ जाएगा 16:32 मिनट। यहाँ पे इसकी रेशो क्या आ जाएगी, द रेशो इज 12 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज 26 तो ये क्या आ जाएगी बेटा 3:8। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके पास हमेशा इसकी रेशो क्या रहेगी 3:8, ओके, कभी भी ये बदलने वाली नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अमोनिया की, लेट अस टॉक अबाउट अमोनिया। तो अमोनिया की रेशो आप मुझे बताओगे, अमोनिया की रेशो बेटा क्या आएगी, इसमें NH3 है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है दैट इज नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 14 होता है, इसका 1 होता है, तो आ जाएगा 14:3। नाइट्रोजन रेशो हाइड्रोजन इज 14:3। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अमोनिया की रेशो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 14:3 ही रहने वाली है, कार्बन डाइऑक्साइड यही रहने वाली है, वाटर यही रहने वाला है। मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है, जब भी जो एक कंपाउंड है उसमें रेशो ऑफ दैट, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं, उसकी रेशो कभी नहीं बदलती। जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, हर जगह उसमें कैल्शियम रेशो, कार्बन रेशो ऑक्सीजन इतनी ही रहने वाली है, कभी नहीं बदलेगी, ओके। इसकी आप रेशो बताओगे मुझे, कैल्शियम रेशो कार्बन रेशो ऑक्सीजन क्या आती है, ठीक है, तो ये आपका वर्क है, ये आपको बताना है मुझे, राइट। तो बेटा नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर एनसीईआरटी का
जो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेट्स सी दैट टेक्स्ट. द लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट. He stated the given compound always contains exactly the same proportion of element by weight. ठीक है, by weight उसके elements जो हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, मतलब by mass की बात कर रहा है. Worked on 2 samples, कहते हैं उसने 2 samples पे काम किया. Cupric carbonate, ठीक है, one of which was natural origin and the other was synthetic. एक जो है कहता natural था और दूसरा था सिंथेटिक. He found that the composition of element in it was same for both these samples. कि ऐसा नहीं है नेचुरल निकाला उसमें कॉपर और ऑक्सीजन की रेशो अलग, कॉपर एंड कार्बोनेट की रेशो अलग है और दूसरे में अलग है, ऐसा नहीं था. ठीक है, तो कहता है परसेंटेज ऑफ कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन हमेशा सेम निकली है, नेचुरल सैंपल में भी, सिंथेटिक सैंपल में भी. यहाँ पे भी इतनी रेशो, इतनी रेशो, इतनी रेशो. ठीक है, परसेंटेज सेम है मतलब रेशियो सेम है, राइट. तो इसका क्या मतलब है, डेफिनेट प्रोपोर्शन, जहां से भी वो चीज आ जाए, जिस भी देश में बनी हो, अदरवाइज तो अगर वो एक सेम कंपाउंड है, उसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो उसकी रेशियो भी सेम होगी. ठीक है, सो दस ही कंक्लूडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, सोर्स पे नहीं डिपेंड करता, ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर. The validity of this is confirmed by various experiments. तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. ओके जी. सो ड्रॉबैक्स में सबसे पहले आता है रिवर्स इज नॉट ट्रू. ठीक है, रिवर्स इज नॉट ट्रू का क्या मतलब है कि अगर आप उस चीज को उल्टा कर देते हो वो ट्रू नहीं होता. तो हमने क्या बोला डेफिनेट प्रोपोर्शन में कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है उसकी रेशो सेम निकलती है, चाहे जहां से भी ले आओ, तो अगर रेशो सेम है दो कंपाउंड की तो वो कंपाउंड भी सेम होना चाहिए. मैं क्या बोल रही हूं कि अगर कंपाउंड है सेम तो उसकी रेशो भी क्या निकलेगी मासेस की, दैट विल बी सेम. ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल रहा है. नाउ रिवर्स इज व्हाट, कि अगर मैं बोल रही हूं कि रेशो सेम है, इसका मतलब वो कंपाउंड भी सेम होना चाहिए, वो कंपाउंड भी डिफर नहीं होना चाहिए. तो देखते हैं क्या ये ट्रू होल्ड करता है या नहीं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, that is HCHO and C6H12O6. ओके, तो ये आपके पास है दो चीजें, दो कंपाउंड्स हैं. इसके अगर रेशियो की बात करो, दिस इज H2CH2O. ठीक है, और ये क्या है आपके पास C6H12O6. तो अगर इसके मास की बात करते हैं तो बेटा आपके पास क्या आएगा, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन, दैट इज 12:2:16. और यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 12 into 6 रेशो 12 into 6 into 12 into 1 रेशो, यहाँ पे आएगा 16 into 6, राइट. तो बेटा जब आप इस चीज को कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जब आप इस चीज को देखते हो, आपके पास एंड में क्या आ जाएगा, इन दोनों की जो रेशो बाय मास है वो सेम हो जाएगी. चाहे बाय एटम्स की बात करो, वो तो देख ही रहे हो कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 61H2O6 आ जाएगा जब आप इसको कट करोगे. तो आपके पास जो इसका रेशो बाय मास है या रेशो बाय एटम्स, दोनों सेम ही निकलेंगे. चाहे आप इस चीज को अप्लाई करके देख लेना, यहाँ पे 2 के टेबल पे जाएगा, ये आएगा 2:6:1:8. ठीक है, सेम विद दिस, ये क्या आ जाएगा, 2 के टेबल पे कट के 2:1:8. ओके, तो ये सेम चीज ऐसे ही आ जाएगी. तो आपके पास जब रेशो बाय एटम्स या रेशो बाय मास यहाँ पे सेम निकल रही है, इसका क्या मतलब है, अगर रेशो सेम है, अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें रेशो बाय एटम्स है, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन इज दैट इज 1:2:1. मैं आपसे ये बाय एटम्स की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे रेशो बाय एटम्स है 1:2:1. आपके दिमाग में क्या आएगा, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस. ये तो नहीं होना चाहिए. अगर एक ही रेशो है दो कंपाउंड्स की और वो दो कंपाउंड्स अलग अलग है, हाउ इज दैट पॉसिबल. तो ये डेफिनेट प्रोपोर्शन को कैसे होल्ड कर रहा है, तो मतलब उस चीज का रिवर्स ट्रू नहीं होता. ठीक है, तो इस इक्वेशन से, इस एग्जांपल से हमें क्या पता लगता है कि इस चीज का रिवर्स हमारे पास ट्रू नहीं होता. ओके, ठीक है. नेक्स्ट चीज इज, दिस इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स के लिए ये वैलिड नहीं है.
आपके पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। अब ये तीनों आइसोटॉप्स का मास ही अलग हो जाता है न्यूट्रॉन्स की वजह से। जैसे इसमें 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन की वजह से इनका एटॉमिक मास जो होता है वो ही सेम नहीं होता। जब मास ही नहीं सेम है तो रेशो बाय मास कैसे सेम आएगी? तो ये जो लॉ है ये आइसोटॉप्स के लिए भी सही नहीं है। ओके जी, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ आपको बेटा क्या कहता है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमें स्टेट करता है कि बेटा आपके पास क्या है, सपोज आपके पास यू हैव दिस थिंग, यू हैव वाटर, ठीक है। हम इसी चीज से इस चीज को समझते हैं। चल, आपके पास है, मैंने लाइव क्लास में आपको करवाया था तो मैं आपको यही एग्जांपल दे देती हूँ। यू हैव वाटर एंड यू हैव हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो आपके पास ये दो चीजें हैं जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनी हुई हैं। इन दो चीजों की बात करूं, अगर यहाँ पे मैं इनका मास देखती हूँ तो यहाँ पे क्या है, दैट इज 2:16। इस पे क्या आएगा 2:32, राइट। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो आपके पास आपके पास दो कांस्टेंट चीजें हैं, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही बात कर रही हूँ, वो आपस में कंबाइन होते जा रहे हैं, ठीक है। कंबाइन होके H2O बनाया, कंबाइन होके H2O2 बनाया। तो कहता है यहाँ पे हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ एंड यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। अगर इनकी रेशो बाय मास मैं अलग अलग लेती हूँ, उसके बाद मैं उसमें से किसी भी एक की फिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे तो फिक्स हुआ ही हुआ है, दिस तो फिक्स ओनली, ये तो फिक्स हो ही रखा है, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो रखा है। अगर एक चीज फिक्स है तो उसकी जो दूसरी वाली चीज है ना वो सिंपल होल नंबर रेशो में होगी। मतलब जो ऑक्सीजन कहाँ से, वाटर वाला, और रेशो ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से, हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला, इन दोनों की रेशो क्या होगी, दैट इज इन सिंपल होल रेशो, दैट इज 1:2, ठीक है। ये क्या है, सिंपल होल रेशो, ये क्या है, सिंपल होल रेशो है। उसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है, टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। दो या दो से ज्यादा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके इतने सारे कंपाउंड्स बना देते हैं, उसकी बात कर लो, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड रेशियो ऑफ अदर। जो एक रेशो है उसकी फिक्स्ड रेशो, मैंने हाइड्रोजन की फिक्स कर ली, तो इन दोनों की बचे हुए की जो रेशो होगी दैट विल बी इन सिंपल होल नंबर रेशो, ठीक है। जैसे बेटा फॉर एग्जाम्पल मैं एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज आपके पास आता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, उस चीज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसकी रेशो क्या है, दैट इज 12:16। इसकी रेशो क्या है, 12:16 into 2 32, राइट। ओके, दो है ना यहाँ पे, तो 16 into 2 32। नाउ इफ वी फिक्स दिस वन, अगर हम यहाँ पे 12:16 एंड 12:32, इस चीज में यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे इस चीज को मैंने कर लिया फिक्स, ये हो गया फिक्स। इसकी बचा हुआ जो ऑक्सीजन है दैट इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों की रेशो क्या है, 16:32 या 1:2, सिंपल होल नंबर रेशो। अच्छा, ये लॉस करते टाइम ना बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बेटा उस टाइम पे ना केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, ठीक है। उस टाइम पे ये सब चीजों के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। उस टाइम पे इतना दिमाग लगा के इनको एक लॉ बना देना, इसको कंक्लूड करना कि ये ऐसा ही होता है, दैट वाज अ बिग थिंग। अभी तो आपको सिंपल से लग रहा होगा कि हाँ ये तो होल रेशियो में रहेगा, कोई भी कंपाउंड ले लो। हमने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में वाटर एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड का देख लिया, यहाँ पे मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आपको दिखा दिया, और भी हम बहुत सारी चीजों का इसमें देख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत सारे उसके बनते हैं, तो मैंने लाइव क्लास में डिस्कस भी किया था, जैसे NO2, N2O, N2O3, ठीक है। तो ऐसे ही करके आप इन चारों में ही नाइट्रोजन का मास फिक्स कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 28 फिक्स कर लेना,
और उसके अकॉर्डिंग इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आप देखोगे ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है ना, दैट विल बी इन सिंपल होल रेशियो। दैट इज योर होमवर्क। नहीं समझ में आएगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, बट लाइव क्लास में मैंने वो डिस्कस कर रखा हुआ है, ठीक है, तो आप वो भी देख सकते हो। नाउ बेटा लेट्स सी आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है। So that was given by Dalton. This law, two elements can combine to form more than one compound. The masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in small whole number ratio. स्मॉल सिंपल होल नंबर रेशियो में होती है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने हाइड्रोजन और उसकी ही एग्जाम्पल दे रखी है, मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो ये H2O2 है और ये क्या है आपका वाटर है, ओके, ठीक है। चलो coming to next, that is law of reciprocal proportion. Now law of reciprocal proportion, reciprocal proportion का क्या मतलब है, ये कौन सा लॉ हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ है, तो यहाँ पे देखते हैं। एनसीईआरटी में आपके गिवन नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, तो हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो यार लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सपोज कर लो आपके पास है CS2 कार्बन सल्फाइड, ठीक है। तो ये जो कार्बन है जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा CO2 बना देता है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके SO2 बना देता है, ठीक है। ये चीजें हमारे पास बन जाती हैं। दो एलिमेंट्स जो आपस में कंबाइन होते हैं, अगर वो एक ही अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं, वो एक डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉ क्या बोलता है यहाँ पे, इफ two different elements, दो different elements combine separately with same weight of third element, तो कहता same weight of third element के साथ ये combine होते हैं, the ratio of masses in which they do so are either in small or simple multiple of mass ratio in which they combine। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास you have this thing, यहाँ पे कार्बन एंड सल्फाइड जो है बेटा आपका ये किस तरीके से कंबाइन कर रहा है, इट इज कंबाइनिंग लाइक दिस। तो ये किस तरीके से आपका कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे ये रहा कार्बन, ठीक है, ये रहा आपका कार्बन, तो इसमें कार्बन क्या है आपके पास 12 एंड सल्फाइड ऑलरेडी क्या होता है, दैट इज 32, तो ये 32 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो कार्बन है, अगर मैं इस चीज को फिक्स कर लूं, इसको मैंने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, फिक्स तो ऑलरेडी था, नहीं होता तो हम कर देते इसको फिक्स। तो इस चीज को जब हमने फिक्स किया, इसका है 12 और इसका क्या है यहाँ पे 32, राइट, ओके। तो यहाँ पे बेटा आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप क्या देखोगे, बोल क्या रहा है वो कि ये दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हुए, इन्होंने कंबाइन होके आपस में कंबाइन होके इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए ये फॉर्मूला दिया, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये फॉर्मूला दिया, ठीक है। अभी ऑक्सीजन को फिक्स करके ना जो आपके पास कार्बन एंड सल्फर की जो रेशो आ रही है दैट इज 12:32। यहाँ पे कार्बन एंड सल्फर की क्या रेशो है, 12:32। और अगर वो डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं उसमें कार्बन एंड सल्फर की क्या रेशो है, 12:2:4:64, ठीक है। वो क्या रेशो है, 12:64। एंड जब वो इनडायरेक्टली मतलब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, सल्फर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, फिर ऑक्सीजन की हमने एक फिक्स करके यहाँ पे फिर देखा कि कार्बन और सल्फर की रेशो क्या है, इनडायरेक्टली और ये डायरेक्टली, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। जो इनडायरेक्टली वर्डिंग आपने एक्चुअल में ये लिखनी नहीं है, जो समझाने का तरीका है, जब डायरेक्टली कंबाइन करते हैं ये रेशो आती है, इनडायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो ये रेशो आती है। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन का फिक्स करके इसकी रेशो क्या है, 12:32 है। तो ये जो आपके पास दो रेशोज आई हैं दैट इज 12:32 एंड आपके पास आई है रेशो 12:64। इसमें अगर आप एक की फिक्स कर देते हो, तो हमने यहाँ पे कार्बन की फिक्स कर दी है, तो आपके पास बचा हुआ जो सल्फर है उसकी रेशो क्या आती है, 32:64, दैट इज 1:2। इस चीज की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है बेटा, फिर से समझा रही हूँ क्या बात कर रहा है ये। आपके पास कार्बन जो है, आपके पास कार्बन एंड सल्फर है, आपस में कंबाइन हुए किस रेशो में, 12:64, ठीक है। ये इसकी एक रेशो है, इसको हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। दूसरी, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ
12:32 और यहाँ पे भी 32:32 में कंबाइन होंगे। यहाँ पे एक तो फिक्स ही है, तो बची कौन सी, 12 एंड दिस। तो कहता है जब वो डायरेक्टली कंबाइन हो रहे थे उनकी ये रेशो थी, इनडायरेक्टली कंबाइन होके उनकी रेशो क्या है, 12:32। तो इनडायरेक्टली वाली रेशो हमने यहाँ पे लिख दी और डायरेक्टली वाली लिख दी। इनमें अभी किसी का भी फिक्स कर लो, कार्बन का चाहे सल्फर का, यहाँ पे ऑलरेडी कार्बन का फिक्स है। तो कहते हैं जो दूसरा एलिमेंट होगा ना, मेन तो हमारे दो ही एलिमेंट है, कार्बन एंड सल्फर, ठीक है। तो कहता है एक को फिक्स कर दो, जो दूसरा होगा ना वो सिंपल होल रेशो की रेशो दे रहा होगा। किसके साथ, जब वो डायरेक्टली कर रहा है और जब वो इनडायरेक्टली कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अभी इस चीज को दोबारा पढ़ते हैं। इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विथ सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, सेम वेट है, ठीक है, ये क्या है, सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट। आपका थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन इज द थर्ड एलिमेंट। द रेशो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, तो कहता है जिस रेशो में वो कर रहे हैं, आर ईदर द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ मास रेशो इन विच दे कंबाइन। तो कहता है या तो ये सेम होगी, ठीक है, या तो क्या होता है इसकी रेशो सेम होती बिल्कुल इसके साथ, अदरवाइज क्या है इसकी रेशो क्या है, 1:2 में स्प्लिट होती है, ठीक है जी। ओके, जब वो डायरेक्टली कंबाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली कब कंबाइन कर रहे हैं, 12:64 में। इनडायरेक्टली में इसका क्या आया है, 12:32। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है ये भी कार्बन और सल्फर की ही, ये भी कार्बन एंड दिस इज सल्फर, दिस इज कार्बन, दिस इज सल्फर। ओके, ये डायरेक्टली कंबाइन करके, ये जब वो एक फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाते हैं, दैट इज 12:32। तो उसमें अगर आप एक को फिक्स कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक सिंपल होल रेशो आएगी। ओके जी, दैट इज योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो बेटा नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद आता है आपके पास गे-लुसैक्स लॉ। व्हाट इज गे-लुसैक्स लॉ? तो ये लॉ आपको क्या स्टेट करता है, एट सेम, पहले तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज अप्लाइड ओनली फॉर गैसेस, तो ये सिर्फ गैसेस के लिए अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो कहता है गे-लुसैक्स लॉ स्टेट दैट द सेम टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या सेम रहने वाला है, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है आपका फिक्स रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इन अ केमिकल रिएक्शन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। तो इसका क्या मतलब है, सपोज कर लो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और यहाँ पे वाटर है, ठीक है, तीनों गैसियस फॉर्म में है, राइट, ये चीज है आपके पास। ओके, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे मेरे पास होंगे, सपोज आई हैव, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करके क्या आ जाएगा आपका, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आप क्या देखोगे, वो कहता कि आपके पास गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम उनकी सिंपल होल नंबर रेशियो होती है। इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे मैं कह रही हूँ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 2 मोल्स ऑफ वाटर है, तो अगर यहाँ पे 2 मोल्स है ना, तो यहाँ पे अगर ये 100 दे रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली क्या प्रिडिक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है तो ये क्या देगा, 100 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 2 मोल्स है तो ये क्या देगा, सेम ही देगा, ये भी 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, तो ये 100 लीटर्स ही देगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास है यहाँ पे H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2, राइट, ये रहा इसका। तो आपको किसी ने बोल दिया यू हैव 30 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, आपके पास 30 मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन है, आपको क्या बताना है, H2 का क्या वॉल्यूम होगा, एंड आपको बताना है H2O गैसियस का क्या वॉल्यूम होगा। आपको ये दोनों चीजें बतानी है। तो आपको क्या पता है कि सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करती है। अगर ये यहाँ पे 30 मिलीलीटर्स है तो यहाँ पे क्योंकि 2 मोल्स हैं तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 30 दैट इज 60 मिलीलीटर्स, और ये क्या आ जाएगा 2 × 30 अगेन दैट इज 60 मिलीलीटर्स। ओके, तो ये जाएगा इसका आंसर। ओके, डन। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट लॉ, वेरी वेरी सिंपल प्यारा सा लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। सो दैट इज, ये यहाँ पे क्या बोलता है बेटा कि आपके पास है 2 बीकर्स, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूं यहाँ पे आपके पास x मिलीलीटर वॉल्यूम है इसका, और मैं बोल रही हूँ इसका भी आपके पास x मिलीलीटर है, ठीक है। ये है आपके पास हाइड्रोजन गैस
और ये है आपके पास क्लोरीन गैस। ये चीज बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी x मिलीलीटर वॉल्यूम है, यहाँ पे भी x मिलीलीटर वॉल्यूम है। x की जगह क्यों आपको कंफ्यूज करना, सीधा ही लिख लेते हैं। यहाँ पे भी 100 मिलीलीटर्स है और यहाँ पे भी 100 मिलीलीटर्स है। तो दो अलग अलग गैसेस अगर वॉल्यूम सेम है उनका, तो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बोलती कि आपके पास यहाँ पे है ये चीज जो हाइड्रोजन गैस है, अगर आपको बोलूं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है 100 मिलीलीटर्स, इसका वॉल्यूम है 200 मिलीलीटर्स, तो बेटा इसका मतलब डबल हो गया है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर इसमें 50 होंगे ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 100, क्योंकि ये क्या है, डबल हो चुका है। तो अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डबल हो जाएंगे। वॉल्यूम हाफ हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेंगे। तो यही बात बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, द अमाउंट ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जितना वॉल्यूम होगा, अगर वॉल्यूम सेम है दो चीजों का, तो उसके मैं क्वांटिटी नहीं दे रही हूँ कि जितना वॉल्यूम है उतने ही नंबर ऑफ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, अगर नंबर ऑफ अगर उनके वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी उसके सेम ही होंगे। ठीक है, ओके। सो गाइज, ये थे हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसके बेसिस पे हम किसी दिन न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, बट जब हम सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। तो आगे आने वाले चैप्टर में हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम और भी ज़्यादा, जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, फॉर्मूला मास यूनिट, देन हम मोल कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें अपनी क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। सो गाइज, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।